हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 1 to 19 क्वेश्चंस करवाए थे संदीप गर्ग रेफरेंस बुक से, है ना, जो आपको समझ में भी आए हैं। हमने फर्स्ट मेथड की थी प्रोपोर्शनल मेथड। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, ताकि आपको तीनों मेथड्स, है ना, मेन तो दो हैं, दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस आपको आ जाए और आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन सही हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 से। 19 तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी। हम लोग कौन सी बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं? संदीप गर्ग, ठीक है। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट ऑफ 5% fall in the price of good, if demand rises by 12%, find out the price elasticity of demand। अच्छा, क्वेश्चन में यदि नहीं कहा है कि कौन सी मेथड से करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में ही दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, क्वांटिटी पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, ये अमाउंट नहीं दिए हैं, डायरेक्ट उनका परसेंटेज दिया है, तो फिर वहां पर यही फॉर्मूला लगाना बेस्ट है ना। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यदि नए स्टूडेंट्स हो तो 20 से यदि देख रहे हो तो बिल्कुल ना देखना, पहले 1 to 19, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बेसिक समझाया है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, खुद ही इन्होंने कहा है रिजल्ट 5% फॉल इन प्राइस, तो नीचे का आंसर तो -5 है, परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट -5 और ऊपर 12, ठीक है। अब मैंने नीचे माइनस क्यों लगाया है? ऐसा लिखोगे तो भी परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। सिर्फ आपको दो आंसर दे रखे हैं कि 12% से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है यदि 5% से प्राइस कम होती है, तो जो कम हुई है, फॉल हुई है, वो माइनस में, 12 में 5 का डिवाइड कर दो, 2.4 आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया? -2.4। हमेशा बताया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है और एक कम होता है, इसलिए ईडी हमेशा माइनस में आएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला करते हैं 21। अभी समझाऊंगी कि परसेंटेज कैसे निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ 3% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू 9% राइज इन इट डिमांड। यदि प्राइस में 3% की कमी आती है, गिरावट आती है, तो डिमांड 9% से बढ़ जाती है। फिर 5% rise in the price of Y leads to a 5% fall in demand. Calculate the price elasticity of demand for X and Y. Which one is more elastic? किसकी ज्यादा चेंज हो रही है? तो देखो, इधर X और इधर Y, ठीक है। मुझे फॉल इन द प्राइस बोला है, जहां पे भी फॉल बोले गिरावट यानी कि माइनस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे दिया है -3 और क्वांटिटी डिमांड डायरेक्ट लिख देती हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दे रखा है 9%। तो इधर का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा, क्वांटिटी डिमांड 9% ऊपर है बेटा और -3% नीचे है, 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। तो इसका आंसर आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स, क्या आया है? -3, ठीक। ये किसका आया? एक्स का। अब वाई का निकालो। वाई में कह रहा है अ 5% राइज इन द प्राइस ऑफ वाई। वाई में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है बेटा? 5%। प्राइस यहां पे बढ़ रही है तो प्लस में लिखना, एंड वाई लीड्स टू 5% फॉल इन डिमांड। 5% से यदि प्राइस बढ़ी तो 5% से
क्वांटिटी डिमांड गिरी। जो भी फॉल बोले ना वो माइनस में लिखना, ठीक है। तो -5%, ठीक है, यहां से भी निकाला। इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी, किसका ऊपर लिखते हैं? क्वांटिटी डिमांड का जो चेंज है वो ऊपर लिखेंगे और प्राइस का जो चेंज है वो नीचे लिखेंगे। इसका आंसर आया -1। कौन सा इलास्टिक ज्यादा है? एक्स। क्या लिखेंगे आंसर में? एक्स कमोडिटी इज मोर इलास्टिक, क्योंकि इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट 22, फिर वही कह रहा है अ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू 10% राइज इन डिमांड फॉर एक्स। वापस से देखो, एक्स कमोडिटी है, फॉल इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉल बोला है तो माइनस में लिखना, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये 10% राइज हुआ है, तो ईडी निकलेगा 10% ऊपर -5% नीचे। इसका आंसर आया 2 माइनस का, ठीक है। एक्स कमोडिटी का आया, अब वाई कमोडिटी का निकाल लो ऐसे ही। 2% राइज इन प्राइस ऑफ वाई, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब और शॉर्ट में लिखती हूं, कितना परसेंट? 2%। तो y लीड्स टू 6% फॉल इन डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट? 6%, ठीक है। तो किसका आंसर ऊपर आएगा? 6% ऊपर। माइनस में क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड 6% से कम हुई है। अब क्लियर हुआ? आपको किसी की प्राइस परसेंटेज में दी होगी इंक्रीज और किसी की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज में दी होगी, तो जिसके डिक्रीज फॉल बोले उसको माइनस में लिखना। तो -6 ऊपर 2 नीचे, तो ईडी इज इक्वल टू -3। किसका इलास्टिक ज्यादा होगा? वाई का। अब आते हैं हम, यदि आपको डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं दे तो हमें परसेंटेज फाइंड करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 8 to 6, डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 to 125, फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। तो पहले बेटा P1, Q1, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्यू निकाल लिए, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखो, पहले प्राइस कितनी थी? 8, फिर प्राइस कितनी हुई? 6। चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है याद है ना? P1 माइनस P, 6 माइनस 8 यानी कि -2। यहां तक तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। क्वांटिटी पहले था 100, फिर हुआ 125, तो 25 से चेंज हुआ, ये प्लस का, ठीक। अब आगे देखना, मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100। चेंज इन प्राइस -2 है। P इनिशियल प्राइस, हमेशा जब परसेंटेज निकलता है बेटा, जैसे कि आपका 10th में परसेंटेज कितना आया था, 11th में कितना आया, या टोटल कितने आए, तो कंपैरिजन हमेशा बेस लास्ट ईयर से होता है। तो 8 इंटू 100, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा, -25%। प्राइस में कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है? 25% से। निकाल के देखो, 8 रुपए का 25% 2 रुपए, 8 में से 2 गए 6 रुपए। फिर ऐसे ही चेंज इन क्वांटिटी का निकालो। पहले हम 100 यूनिट खरीद रहे थे, अब 125, तो कितने से बढ़ा? 25 से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी चेंज इन अपॉन क्यू इंटू 100, 25
अपॉन में 100 इंटू 100, ये आया 25%। दोनों निकल गए। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, किसको ऊपर रखना है? 25% ऊपर और ये -25 नीचे। आंसर कितना आया? ED इज इक्वल टू -1। आ रहा है आंसर? चेक करके देखो, बिल्कुल आ रहा है आंसर। आया समझ में? फिर से करते हैं नेक्स्ट। अ प्राइस 24, at a price of 20 rupees per unit, the quantity demanded of commodity is 300 unit. If the price fall by 10%, change in price दे दिया उन्होंने, its quantity rises by 60 units. Calculate its price elasticity. ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से ट्रिकी, तो ध्यान से देखें इसको। और इतने भी कर लिए, मैं 35 तक आपको सारे कंप्लीट करवा रही हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर और ये, बस इससे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 24, प्राइस पहले 20 थी, ठीक है, और क्वांटिटी पहले 300 यूनिट थी। फिर प्राइस फॉल हुई बाय 10%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है आपको -10%। अब बताओ मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि प्राइस 10% से कम हो रही है, कम हो रही है यानी कि माइनस, और ऐसा करने से क्वांटिटी डिमांड जो है वो 60 यूनिट से बढ़ रही है। तो क्वांटिटी पहले 300 थी, तो 300 प्लस 60, क्वांटिटी मेरी कितनी हो गई? 360। ध्यान रखना 60 यूनिट नहीं हुई है, 60 यूनिट से बढ़ रही है, बाय लिखा हुआ है, तो 300 प्लस 60, तो चेंज इन प्राइस तो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालो, तो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, तो 60 जो दे रखा था मुझे, क्यू 300 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 3 2 जा, ये 20% आ गया। ठीक है, दोनों आंसर मिल गए। ईडी निकाल दो, 20 ऊपर -10 नीचे, दैट विल बी आंसर। कितनी जल्दी हो जाते हैं। अब बिल्कुल नहीं घबराना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, और जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 25th, as a result of 10% rise in the price of good, demand fall from 100 to 90. Find out the price elasticity of demand. First, percentage change in price आपको दे रखा है 10%, क्वांटिटी पहले 100 था, बाद में क्वांटिटी हो गया 90। एक का परसेंटेज दिया है, दूसरे का अपन निकाल सकते हैं। पहले 100 यूनिट थी, फिर कितनी हुई? 90। चेंज इन क्वांटिटी कितना आया? 10 -10। क्यों? क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी होता है Q1 माइनस Q, इसमें से इसको माइनस करते हैं, -10। परसेंटेज निकालो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100 -10 अपॉन 100 इंटू 100 -10% आ गया। ईडी निकाल दो, -10% ऊपर और ये 10% नीचे, ईडी का आंसर आ गया -1। कितना सिंपल है। आ गए सारे क्वेश्चंस। लास्ट एक और है, और अच्छे से कर लेते हैं। अ हाउस होल्ड increases its demand for a commodity 40 unit to 50 unit
व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 10%। वही प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है कितना, 10%। माइनस क्यों, क्योंकि फॉल दे रखा है। एक आंसर दे रखा है, दूसरा हम निकाल लेते हैं डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो पहले Q दे रखा है 40, फिर Q1 हो रहा है 50, चेंज इन क्वांटिटी होगा 50 में से 40 गया 10, परसेंटेज में निकालो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q इंटू 100, 10 ऊपर 40 नीचे इंटू 100, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25%। ठीक है, अब दोनों निकल गए, 25 ऊपर माइनस 10 नीचे, माइनस 2.5 ईडी। तो देखा आप लोगों ने मैंने कौन सी मेथड सिखाई आपको, परसेंटेज चेंज। बहुत सिंपल है, सिर्फ केवल आपको जो आप कर रहे थे उसका परसेंटेज निकालना है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है। यदि क्वेश्चन में एक का आंसर परसेंटेज में दिया है तो फिर आप प्रिफर करना परसेंटेज मेथड से ईडी निकालना। ठीक, चलिए अब करते हैं 27, 28, 29, 30। ये तब होंगे जब क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। अभी तक प्राइस और क्वांटिटी दे रहे थे। क्या दे रहे थे बेटा, प्राइस और क्वांटिटी। अब इन्होंने प्राइस और क्वांटिटी में से एक चीज गायब करके एक्सपेंडिचर दे देंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूं। 10 रुपए की एक चॉकलेट है, मैंने 10 रुपए की 5 चॉकलेट्स खरीदी, तो मैंने कितने रुपए खर्च किए, 50 रुपए। मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, है ना। अब यदि मुझे प्राइस और एक्सपेंसेस दे दे तो मैं क्वांटिटी फाइंड कर सकती हूं, बिल्कुल कर सकती हूं। क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेंसेस अपॉन प्राइस। और यदि मुझे क्वांटिटी की जगह प्राइस निकालना हो तो एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दूं, हो सकता है। बस ऐसे करके आपको फिर फॉर्मूला तो वही रखना है। आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट अपनी प्रोपोर्शनल मेथड उससे भी निकाल सकते हो। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं हम। 27, एज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी fall from 7 rupees per kg to 5 rupees per kg. The total expenditure on it increases from 3,500 to 6,250. Find out the elasticity of demand. ये बिल्कुल नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे। पहले इसको अच्छे से लिखते हैं। देखो, P है 7, फिर P1 हुआ 5, Q पता नहीं है, एक्सपेंसेस पता है। इसको एक्सपेंसेस लिख देती हूं। इसको एक्सपेंसेस पूरा लिखना चाहो तो टोटल एक्सपेंडिचर E1 लिख देती हूं। ये दे रखा है 3500, ये दे रखा है 6250। ठीक है, तो अब मुझे क्वांटिटी निकालना है। एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर दे रखे 3,500 रुपए में खर्च कर रही हूं। और 3,500 रुपए में कब खर्च करती हूं बेटा, जब कितने रुपए कमा रहे हैं हम लोग, सॉरी कितने रुपए कमा रहे हैं, प्राइस कितनी खर्च कर रहे हैं ना, 7। ठीक है, 7 रुपए एक चीज को खरीदने पे खर्च हो रहे हैं और मैंने 3,500 रुपए खर्च कर दिए। तो 3,500 रुपए खर्च कर दिए तो मुझे क्वांटिटी निकालना है। तो मैं क्या करूं, 3500 में 7 रुपए डिवाइड कर दूं तो 7 5 500।
यानी कि मैंने कितनी यूनिट्स परचेज की होंगी? 500। कैसे निकला बेटा? इसमें इसका डिवाइड कर दिया। फिर 6250 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर की सहायता ले लेती हूँ, जल्दी से हो जाएगा। 6250 डिवाइडेड बाय 5, 1250। चलिए, तो Q1 आ गया 1250। अब हम हमारे प्रोपोर्शनल मेथड से ही फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, इससे नहीं करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, P अपॉन Q, यही था। तो चेंज इन प्राइस निकालो, 5 - 7 -2, 1250 -500, 750। ठीक है, फॉर्मूले में रख दो। चेंज इन क्वांटिटी 750, चेंज इन प्राइस -2, P 7, Q 500। सॉल्व करो, 0 से 0, 75 इंटू 7, और ये हो गया 5.25 माइनस में। ये हमारा आंसर आ गया 5.25। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखते हैं। कंज्यूमर स्पेंड खर्च करता है 80 रुपए ऑन अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 1 रुपीज पर यूनिट and 100 rupees at price of 2 rupees per unit. What its price elasticity of demand? Spend मतलब total expenditure। देखो, पहले प्राइस थी, ध्यान से पहले बना लेना बेटा। पहले प्राइस कितनी थी? 1 रुपए। हम कितने खर्च कर रहे थे? टोटल एक्सपेंसेस 80 रुपए। ठीक है, रुपीस में दे रखा है। जब 1 रुपए की चॉकलेट मिल रही थी तो मैं 80 रुपए खर्च कर रही थी, और जब प्राइस हो गई 2 रुपए तो मैंने अपना खर्च बना के कर लिया 100 रुपए। तो यहां पे क्वांटिटी कितनी होगी बेटा? फिर वही बात, टोटल एक्सपेंसेस में प्राइस का डिवाइड किया, 80 रुपीस में 1 का डिवाइड किया तो 80 यूनिट्स ही आएगा। क्यों? और जब मैंने 100 रुपए खर्च किए तो 100 रुपए में 2 का ही डिवाइड करूंगी तो 50 यूनिट। क्लियर हुआ? जब आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे दे तो टोटल एक्सपेंडिचर में अगर आप प्राइस का डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी निकल जाएगी, और क्वांटिटी का डिवाइड करोगे तो प्राइस निकल जाएगी। अब यहां से चेंज इन प्राइस निकाल लो, यहां से चेंज इन क्वांटिटी निकाल लो। 2 - 1 1, 50 - 80 तो -30। हमेशा ध्यान रखना, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का। फॉर्मूले में पुट करो, -30, 1 1 और 80, 0 से 0 कैंसल। ईडी 3 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, 3 डिवाइडेड बाय 8 0.375 माइनस 0.375। क्लियर? चलो और देखते हैं। 29, मिस्टर राम स्पेंड 200 रुपए ऑन अ कमोडिटी एंड बॉट 20 यूनिट। इस बार एक्सपेंडिचर और यूनिट दिया है। व्हेन इट्स प्राइस चेंज ही स्पेंड 300 रुपीज एंड बॉट 15 यूनिट। फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से कर देते हैं, फिर लास्ट वाला आप करिएगा। देखो, इस बार हमें प्राइस नहीं दी है, क्वांटिटी दी है, पहले 20 फिर 15,
टोटल एक्सपेंसेस दिया है पहले 200 रुपए, फिर टोटल एक्सपेंसेस दिया है 300 रुपए। ये क्वेश्चन है। पहले एक्सपेंसेस 200 रुपए होता है, फिर एक्सपेंसेस 300 होता है। तो 200 और क्वांटिटी पहले 20 यूनिट फिर 15 यूनिट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो 200 में 20 का डिवाइड कर दो, कितना आया 10। फिर 300 में 15 का डिवाइड कर दो, फिर आया 20। तो चेंज इन प्राइस 10 रुपीज हुआ और चेंज इन क्वांटिटी 15 माइनस 20 यानी कि -5 हुआ। इसमें से इसको घटाते हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूले में पुट कर दो। -5 चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, P है 10, Q है 20, 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0.25। ED आ गया -0.25, ठीक है, 1/4। लास्ट 30 इसका प्राइस दे रखा है और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो आप 20 में 4 का डिवाइड कर देना, 5 और 15 में 5 का डिवाइड करोगे तो 3। एक बार गुड ए का निकाल लो, एक बार गुड बी का निकाल लो और फिर जो ज्यादा हो उसको लिख देना कौन सा इलास्टिक है, सेम, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूं, बस आप उसको याद रखना, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें बेटा मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं, बस आप इनको अच्छे से लिख लो, याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। देखो समझा भी देती हूं कंडीशंस क्या क्या होती है। ये तो हमें पता ही है, एक इंक्रीज होता है और एक डिक्रीज होता है। यदि प्राइस बढ़ रही हो और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा हो, या प्राइस कम हो रही हो और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो, इन दोनों कंडीशंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? कम होने पर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स डिमांड ज्यादा हो रही है ना, खर्चा ज्यादा हो रहा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी। यहाँ पे प्राइस कम हुई है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस ज्यादा हुई है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। प्राइस के ज्यादा होने से एक्सपेंडिचर कम हुआ है तो डिमांड सिर्फ उतनी ही होगी। तो इन कंडीशंस में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। अगर प्राइस ज्यादा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हुआ, या प्राइस कम हुई और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो प्राइस बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। बस आप तो इतना याद कर लेना कि जब इनवर्स हो, एक बढ़े और एक घटे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी। बस इतना याद रखना, प्राइस बढ़े एक्सपेंडिचर कम हो, प्राइस कम हो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 लिखना। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़े, प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर भी कम हो, तो वहां लिखना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। थर्ड कंडीशन अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, डोंट वरी। प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, दोनों ही कंडीशन में यदि एक्सपेंडिचर सेम हो, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स है, चाहे प्राइस ज्यादा हो या कम हो, हमें खरीदना है मतलब खरीदना है, तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 यानी कि यूनिटरी होगी। 3 कंडीशन शॉर्टकट मैंने बता दिया है। यदि इनवर्स हो, इंक्रीज डिक्रीज हो, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 लिखना, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो लेस देन 1 लिखना। अब कैसे क्वेश्चन करोगे देखो। 31, प्राइस ऑफ अ गुड फॉल फ्रॉम 5 रुपीज टू 4। प्राइस कम हो रही है बेटा। एज अ रिजल्ट इट डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 टू 125। एक कम हो रहा है और एक ज्यादा, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से आप आंसर दीजिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर होगा, लेस देन होगा या यूनिटरी होगा। तो मैं पहले 3 चीजें लिखूंगी, अच्छे से करते हैं, ध्यान से देखो। पहले प्राइस 5 था, बाद में 4 हो गया है, और डिमांड क्वांटिटी है ना, पहले 100 था फिर 125 हो गया है। तो टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर 5 रुपए प्राइस है, 100 क्वांटिटी यूनिट्स में कर रही हूं, तो खर्चा होगा 500 रुपए फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन, 4 रुपए प्राइस पर मैंने अपनी डिमांड 125 यूनिट्स कर दी। कितनी कर दी? 125। 4 रुपए यदि आपने प्राइस कर दी तो मैंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया, ठीक है भाई, तो भी मेरा खर्चा 500 रुपए ही हो रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई कर रही हूं, 5 इंटू 100, 4 इंटू 125। थर्ड वाला रूल, दोनों ही कंडीशन में मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो सेम आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर आर सेम बोथ द कंडीशन, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा? 1, फर्स्ट का आंसर। क्लियर? आया अभी समझ में? फिर से देखो 32, एज प्राइस फॉल फ्रॉम 5 to 3, प्राइस 5 से कितनी हो रही है बेटा? 3, कम हो रही है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 300 to 650, ठीक है भाई। प्राइस पहले 5 थी, बाद में 3 हो गई है, तो प्राइस मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज, ठीक है, समझने के लिए बता रही हूं। टोटल एक्सपेंडिचर पहले था 300, बाद में बढ़कर हो गया 650, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा इंक्रीज हो रहा है, एक कम और एक ज्यादा। क्या सिखाया था कि एक कम और एक ज्यादा हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, फर्स्ट केस। बस इतना सा ही लिखना है बेटा। क्या लिखोगे? प्राइस इज डिक्रीजिंग, then total expenditure will be increases, so elasticity of demand greater than 1 होगी। बस इतना ही आंसर लिखना है। मैंने आपको आंसर पता करने का तरीका बता दिया है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होगा तो ग्रेटर देन 1 लिखना, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो लेस देन 1 लिखना। फिर से समझाती हूं। 33, अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट, consumer buys 50 unit of a good at price of 10 rupees per unit. When price fall to 5 rupees per unit, 5 रुपए से प्राइस घट जाती है, he buys 100 unit. Find out price elasticity of demand by the total expenditure method. देखो ध्यान से करते हैं फिर से। सबसे पहले प्राइस थी 10 रुपए, कितना था बेटा? 10 रुपए। When price fall to 5 rupees per unit, अब प्राइस हो गई 5, ठीक, पहले 10 रुपए थे, अब कितने हो गए? 5। जब 10 रुपए थे तो हम 50 यूनिट खरीदते थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? इसमें मैंने टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दे रखा था, इसमें नहीं दिया तो वापस से एक्सपेंसेस निकालो। टोटल एक्सपेंसेस 10 इंटू 50, 500 रुपए। सेकेंड कंडीशन, यदि प्राइस 5 रुपए हो गई तो मैंने 100 यूनिट्स खरीद ली। कितनी खरीद ली? 100। 5 रुपए हुए तो मैंने 100 यूनिट्स खरीद लिए, तो 500 रुपए। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। दोनों ही कंडीशन में टोटल एक्सपेंसेस सेम है। टोटल एक्सपेंसेस यदि सेम होगा प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। आया बेटा? अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है तो आप एक्सपेंडिचर निकालो, फिर कंपैरिजन करो, यदि दोनों सेम है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? 1।
और अच्छे से करते हैं और सीखते हैं। 34 Shyam spent 500 rupees on a commodity and bought 25 units of it. When its price changed, he spent 600 rupees and bought 20 units. Find out the elasticity of demand by total expenditure method. ठीक है भाई, चलिए श्याम पहले कितने खर्च कर रहा है, इधर लिखूं मैं प्राइस, इधर लिखूं मैं क्वांटिटी, ध्यान से देखना बेटा, और इधर लिखूं मैं एक्सपेंसेस। जब प्राइस पता नहीं है, 25 यूनिट खरीदती हूं तो 500 रुपए खर्च करती हूं। प्राइस आप निकाल सकते हो कैसे, एक्सपेंसेस में क्वांटिटी का क्या कर दो, डिवाइड, 500 डिवाइडेड बाय 25 तो 20 आता है। कैसे निकाला मैंने प्राइस, प्राइस निकाला है एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। व्हेन इट प्राइस चेंज ही स्पेंड 600 रुपीज एंड बॉट 20 यूनिट्स। तो अब प्राइस कितना होगा, तो 600 डिवाइडेड बाय 20 तो ये आ गया 30 रुपीज। ध्यान से देखो, आपके पास प्राइस है, क्वांटिटी है, एक्सपेंसेस है। अब आप ये देखो कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, ये देखो प्राइस 20 से कितनी हो रही है 30, तो प्राइस इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, तो इसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। आंसर आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। आया अब आपको समझ में। अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोले तो मेरा सिर्फ ये चार्ट ध्यान रखना कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 लिखना, और एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो तो ग्रेटर देन 1 लिखना, और यदि एक्सपेंडिचर सेम हो तो यूनिटरी। लास्ट समझा देती हूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -1 करके बता देती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। द कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट ऑफ दैट गुड व्हेन प्राइस इज 2 रुपीज पर यूनिट। हाउ मैनी यूनिट विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस राइजेस टू 4 रुपीज पर यूनिट? Answer these question with the help of total expenditure method of determining price elasticity of demand. देखो अभी समझाते हो, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने मुझे डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर दे दिया है -1, यानी मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इजिकल टू 1 है। ये कब होगा, ध्यान से समझना, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है। ठीक है, चलो पहले कंज्यूमर बाय 50 यूनिट, पहले तुम ये लिखती हूं, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर। जब 50 यूनिट कंज्यूमर खरीदता है तो प्राइस थी 2 रुपए। ठीक, हाउ मेनी यूनिट विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस राइजेस टू 4 रुपीज पर यूनिट? प्राइस 2 से कितनी हो गई, 4 रुपए। तो ये कितनी यूनिट्स खरीदेगा, ये आपसे पूछा है। जब 2 रुपए थी तो मैं कितनी यूनिट्स खरीद रही थी, 50, तो मैं कितना खर्चा कर रही थी, 100 रुपए। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि यदि प्राइस 4 रुपए हो जाए, प्राइस कितनी हो जाए, 4 रुपए, तो मैं कितनी यूनिट्स खरीदूंगी, तो मेरी कितनी क्वांटिटी में परचेस करूंगी, कैसे निकालूं? तो भाई मुझे आंसर दिया है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। 1 कब होता है? जब एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी 100 रुपीज होगा, है ना। जब यहाँ पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यदि 1 है, वो कौन सी कंडीशन? जब एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी 100 होगा। यदि मुझे एक्सपेंडिचर पता है और प्राइस पता है तो मैं 100 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितनी यूनिट्स परचेस करूंगी, 25। दैट विल बी आंसर। आया आप लोगों को समझ में? मैंने पूरी कोशिश की है 1 से लेके 35 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं ऑल मेथड्स के। इसके बाद भी है मिसलेनियस, सबको मिला के दिया है, बट यदि आपको इतने क्वेश्चंस आते हैं तो आप एग्जाम में तो अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। तो डिमांड कंप्लीट। मैंने आपको स्टेट में भी मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, इंडेक्स, इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक के सारे इंपॉर्टेंट, बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट, कंप्लीट अकाउंट्स। अच्छा, मुझसे आप अकाउंट्स में भी इंपॉर्टेंट मांग रहे थे, बट बेटा अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट थ्योरी तो देखो बहुत मुश्किल से आती है ना। प्रैक्टिकल्स आते हैं, और मैंने जितने भी चैप्टर्स किए हैं टोटल बुक के, उसमें सब में मैंने इंपॉर्टेंट पहले से ही मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी सॉल्यूशन करते हो तो उसके आगे आपको मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास 11 का बहुत कुछ है। बस अब आपकी ड्यूटी है जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं कि डिमांड आ गया है, और अब नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ना चाहते हैं या बिजनेस में, कमेंट में करके बताएं ताकि हम उसका वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो सपोर्ट अवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।